तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपविला अपडेट में एक बार फिर से। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो वीडियो है DAVV CT 2.0 यानी कि सेकंड राउंड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो पहला राउंड जैसा कि आपने बहुत ही बच्चों से रिव्यूज़ लिया, जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी उनके अकॉर्डिंग जो पेपर था वो काफ़ी सिंपल आया था। कुछ बच्चों के लिए जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा एज्यूम करके गए थे कि DAVV CT का पेपर अक्सर जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से देखा था कि सिंपल ही आता है, बट ओवरऑल जो NTA ने इस बार कंडक्ट कराया तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी थी। आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो टफ़ पेपर ही था, आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो सिंपल पेपर भी था। पेपर आया था बिल्कुल मॉडरेट लेवल का। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट से ऊपर था, पर जो बच्चे पढ़ के गए थे उनके लिए मॉडरेट से नीचे और ईजी से थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने इधर उधर के बच्चों से पूछे और समझे, उसके अकॉर्डिंग हमको यही पता चला कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली क्या थे, फार्मूला बेस्ड थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो तो आपको सब क्या करना है, आपको करना है सारी चीज़ के फार्मूलेस। जी हाँ, तो पहला काम आपका हो जाएगा सारे रिवाइज़ करना फार्मूलेस में भी आपको प्रेफरेंस देनी है पहले 12th क्लास के फार्मूलेस को, क्योंकि एज़ यूजुअल आपको भी पता है कि जो 12th क्लास है वही क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, उसी का पोर्शन ज़्यादातर पूछा गया है। बट हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सर्वे करे गए, उनसे पूछा गया, तो ये भी पता चला कि 11th का भी वेटेज था। और 11th का वेटेज हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम था, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस भी आए गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ में आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चंस भी सीधे सीधे देखे गए थे, और फिज़िक्स में भी आपको काफ़ी मतलब इधर उधर के क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और इसीलिए आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश को भी बच्चे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट इंग्लिश का लेवल अगर तीनों सब्जेक्ट को देखा जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा माना गया है कि इंग्लिश जो थी वो सबसे ज़्यादा टफ़ आई थी। इंग्लिश टफ़, अब इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप कुछ स्पेशल तो कर नहीं सकते, बट जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो यही मिलेगी कि इंग्लिश जो है वो आपको मतलब सही से ही अटैम्प्ट करना है। क्योंकि इंग्लिश में देखो, अब दुनिया में हमारे हज़ारों वर्ड हो सकते हैं, कोई भी वर्ड हमको उठा के दे दिया और उसका मीनिंग पूछ दिया तो इतना आसान नहीं होता है। वो हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है जो हमको आज तक पता है। तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा तुक्के ना लगाएं, हम वहाँ पर माइनस मार्किंग को अवॉइड करें तो अच्छा है। कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें पर सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि देखो कि पहला पेपर बच्चों एकदम से जो शॉक हो गए जो पहले देख के आए, तो इससे एक चीज़ तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चों का रिज़ल्ट थोड़ा सा डाउन आने वाला है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अगर आपको सेकंड राउंड में मौका मिला है तो आप स्मार्ट तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, और आप थोड़े से अगर श्योर हैं तो आप लगाएं, इसीलिए तभी वो आंसर। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं पर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हम सबसे पहले हम बात किस करेंगे, देखो 12th में तो बेसिकली क्या है, आपको सब सब्जेक्ट के क्या पढ़ने हैं, आपको सब सब्जेक्ट करने हैं फार्मूलेस। ठीक है, फार्मूलेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो बेसिक फार्मूलेस हैं। उसके बाद आपको क्या ये भी पता है कि NCERT के भी कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे। हाँ, मुझे कुछ स्टूडेंट से पता चला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, बट यस आपको NCERT बेस्ड या NCERT लेवल क्वेश्चंस ज़रूर मिले थे सीधे सीधे। ठीक है, तो अगर आपने 12th अपनी अच्छे से करी है, आपने थोड़े से नोट्स बना रखे हैं अपने 12th क्लास के, तो आप उसके साइड एक बार गो थ्रू करिएगा, वो भी लास्ट दिन पहले, क्योंकि लास्ट दिन पढ़ा हुआ थोड़ा सा हमें याद रह जाता है दिमाग में। ठीक है, हम भूल ही नहीं जाते, नेक्स्ट दिन एकदम से नहीं भूलते हैं, इसीलिए आप उसको लास्ट दिन देखिएगा। और उसके पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप पहले फार्मूलेस कर लीजिए अपने 12th क्लास के अच्छे से। 11th क्लास के लिए मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ थोड़े थोड़े। ठीक, तो 11th क्लास देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ्स की। तो हम 11th क्लास के मैथ्स की यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता है कि 11th का पोर्शन कुछ लिमिटेड पोर्शन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मैथ्स में देखना है वो क्या देखना है आपको, हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लिंक्ड है, बट कुछ टर्म्स ऐसी हैं प्रोबेबिलिटी की क्लास 12th में जो कि हमने सिर्फ 11th में पढ़ी है। तो अगर आपके पास 11th 12th में वो रिवाइज़ किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बाद जो सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ जो आपने पढ़ रखा होगा सर्कल, उनकी सर्कल्स की इक्वेशन, हाइपरबोला,
पैराबोला, ये सब जो आपने पढ़ रखा है वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, कोनिक सेक्शन। तो आपको कोनिक सेक्शन रिवाइज़ करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने सुना है कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे, ठीक है। कोनिक सेक्शन के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट बचता है टर्म, वो बचता है हमारे दो टर्म, ठीक है। दो चीज़ें बची। एक हमारा बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एक हमारा बचेगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा बचता है हमारा बीटी, दैट इज़ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये 4 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो समझिए कि चैप्टर आपको इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, सीक्वेंस सीरीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सीधी सी बात है। अभी फिर भी आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसके फॉर्मूले, क्योंकि आ सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेन बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी हमने एनालिसिस किया है, क्योंकि देखो मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर है वो सेम बनेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है एनटीए, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल होगा वो मोस्ट प्रोबेबली सेम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, कॉनिक सेक्शन, बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको स्पेशली देख के जाना है। मैं आपको स्पेशली चीज़ों के लिए बता रहा हूँ ये, बाकी सब टॉपिक भी आपको एक बार देखना है, पर इन लोगों को थोड़ा अच्छे से देखना है, इससे आने के क्वेश्चन जो चांस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर है वो पिछले पेपर जैसा ही बनेगा, बस क्वेश्चन या नंबर थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, तो उसके बाद हम चलते हैं फ़िज़िक्स की तरफ। तो देखिए फ़िज़िक्स में जो मैं सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगा, आप थर्मोडायनेमिक्स, मैंने पहले भी अपने उसके ऊपर वीडियोस बनाई है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस भी कराए थे और कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ़िज़िक्स एज़ वेल एज़ केमिस्ट्री 11th दोनों में है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अपलोड करे हैं, और पॉइजन्स रेशो के बारे में मैंने बताया था, और पॉइजन्स रेशो से ही सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। तो आपको सबसे पहले जो देखना है वो क्या देखना है, थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो देखना है टीडी, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ आपको देखना है चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर भी आप ज़रूर देख के जाइएगा, उसमें कुछ बेसिक फार्मूलेज है, आपको वही रिवाइज़ करने होंगे, कुछ यूनिट्स एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ फिज़िक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आ जाती है हमारे पास, डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन वाला जो चैप्टर है उसको आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे, मतलब जिसमें हमारी बेसिकली काइनेमेटिक्स कवर होती है। काइनेमेटिक्स एक सिंपल चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है और बेसिकली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप जुगाड़ करके कैसे भी उन इक्वेशंस को लगा के आंसर निकाल लेते हैं। बट जो बेसिक चीज़ है वो है डायमेंशंस की, किसके डायमेंशन सेम होते हैं, किसका क्या डायमेंशन फार्मूला होता है, या उसको बनाते कैसे। तो बेसिकली आपको देखना जो होगा वो देखना होगा, वो है हमारा डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आएगी हमारी फ़िज़िक्स के अंदर, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फ़िज़िक्स में कुछ ऐसा खास टॉपिक था जो पूछा गया था। बाकी की जो फ़िज़िक्स है वो बेसिकली हमारी 12th की कवर की गई थी, जिसमें हमारे न्यूक्लियर फिज़िक्स के क्वेश्चंस आए थे सीधे सीधे। न्यूक्लियर फिज़िक्स के साथ साथ जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि एनसीईआरटी से उठाया हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था। और बेसिकली जो फिज़िक्स के ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो क्लास 12th के थे, तो आप क्लास 12th के फॉर्मूले याद करके जाएँ। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही थे, ठीक है। रिफ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको लेंस मेकर्स फार्मूला लगाना था सिंपली, ठीक है। तो फिज़िक्स में आपको ये टर्म्स जो है वो देखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिज़िक्स के बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, केमिस्ट्री की तरफ। अगेन केमिस्ट्री की मैं यही बात करूँगा कि जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, जो कि आपकी मॉडर्न फिज़िक्स को भी कवर करता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे चैनल पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उसके MCQs भी करवाए हैं, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो देखना है 11th क्लास की केमिस्ट्री से, वो देखना है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा मार्क करना चलने के कारण आप समझ जाइएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो अगला चैप्टर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, जो कि JEE में भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वो है हमारा मेटलर्जी से, ठीक है। मेटल्स के ओर्स के फॉर्मेशन और उसके बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में, रोस्टिंग वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो TAVCT का राउंड 1 का पेपर था, उसमें केमिस्ट्री में सीधा सीधा एल्यूमिनियम ओर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको एक वो वाला पोर्शन, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन चैप्टर को भी आपको एक बार रिवाइज़ करना चाहिए। हाइड्रोजन चैप्टर से सीधे सीधे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि एकदम रिएक्शन बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था।
तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ एक बार आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिवाइज़ करनी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जीओसी, उसमें कुछ खास होता नहीं है वैसे तो। बेसिकली अगर आपने 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको जीओसी आता ही होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि एक बार बुक पलट के आपको जो बेसिक प्रोसेस है, जैसे डाउस प्रोसेस हो गई, हेबर्स प्रोसेस हो गई, इन सब में जो इन सब की जो रिएक्शंस है वो सब आपको क्या करनी होगी, एक बार पढ़नी होगी, ठीक है। तो आपको ये सब इसमें देखना होगा। साथ ही साथ अगर मैं कोई चैप्टर भूल रहा हूँ तो वो है फिज़िकल केमिस्ट्री का, ठीक है। इनऑर्गेनिक तो देखिए आप पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए। फिर पीरियोडिक टेबल को भी मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ आपको रिवाइज़ करवाया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पर विज़िट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी बता सकते हैं, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक के साथ साथ फिज़िकल केमिस्ट्री में भी सीधे आपको जो सॉल्यूशन चैप्टर से जो मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी 11th और 12th की केमिस्ट्री तो एक दूसरे से लगभग इंटर रिलेटेड है, तो अगर आपने 12th की केमिस्ट्री करी है तो आपको बहुत हद तक 11th का बेस भी आता होगा, ठीक है। बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप कुछ अपनी वोकैब्स के लिए कुछ वर्ड्स देख के जा सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ करके जा सकते हैं कि कहाँ पर कौन से बेसिक कंजक्शंस यूज़ होते हैं, है ना, प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं। तो इन सब के लिए भी मैंने एक लेक्चर डाला है अपने चैनल पर, जहाँ पर इंग्लिश के आपके लगभग 50+ एमसीक्यूज़ हैं एक ही वीडियो में। तो वो 10 to 15 मिनट्स में आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ उसमें कवर हो रहे हैं। वो टेस्ट टाइप का है, 5 सेकंड बाद आपको आंसर बता दिया जाता है, तो आप खुद का टेस्ट देकर चेक कर सकते हैं कि आपके इंग्लिश का लेवल क्या है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बायो के स्टूडेंट की बात करूँ तो बायो के लिए मैं आपको कुछ कंटेंट अभी नहीं दे सकता, क्योंकि रीज़न बिंग दैट कि बायो के जो बच्चे हैं राउंड 1 में वो बहुत कम बच्चे थे, ठीक है। बायो के बच्चे जो राउंड 1 में भी देकर आए हैं वो बहुत कम बच्चे थे। सो बायो के स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादा नहीं मिले जिनसे मैं रिव्यूज़ ले पाऊँ, कुछ टॉपिक्स पूछ पाऊँ। और बेसिकली मैं भी जो मेरा जो बेस है वो मैथ्स का ही है, मैं बायो से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिना किसी से पूछे ऐसे तुक्के में नहीं बता सकता। मैंने इसमें जो भी बताया आपसे बच्चों से पूछा, जो भी हमारे ग्रुप्स के बच्चे पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे थे उनसे पूछ के ही मैंने आपको बताया। बायो का स्टूडेंट मुझे कोई मिला नहीं, इसलिए मैं आपको उससे रिलेटेड नहीं बता सकता, ठीक है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई बायो का स्टूडेंट देख रहा है जिसने दी है ग्रुप 1 राउंड 1, सो वो प्लीज़ कमेंट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायो के बता दें ताकि सभी की हेल्प हो पाए। तो बने रहिए हमारे साथ रिज़ल्ट तक। अब फुल अपडेट को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और इसके लिए भी मैं आगे और वीडियोस लाते रहूँगा कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी। और अगर आप और भी कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, जिस कमेंट पर ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।